हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएससी का 8th चैप्टर जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे बॉडी के जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो फ्लूइड क्या है, उस फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है और कैसे वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी वजह से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पूरा देखने वाले हैं कि बॉडी के अंदर कौन से लिक्विड्स हैं, कौन से फ्लूइड्स हैं और उनका रोल क्या है। ठीक है, तो पहले हमारा टॉपिक ये बनता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी में जो फ्लूइड है उसका ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्या है। तो हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है वाया सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी के थ्रू जो न्यूट्रिशन हमें मिलने वाला है वो हमारी पूरी बॉडी में वाया एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, स्टमक से वो सारा न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में फैलता है बाय ब्लड। तो सर्कुलेशन अगर ब्लड का नहीं होगा तो न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं फैल पाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि जो भी हम गैसेस इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उनका सर्कुलेशन भी पूरी बॉडी के अंदर, उनका ट्रांसपोर्ट भी ब्लड से ही होता है। ठीक है, वो कैसा होता है वो हम बात करेंगे पूरा। ठीक है, लेकिन अभी बस ये पढ़ लेते हैं कि जो हमने लंग्स से ब्रीथ नहीं करी वो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाएगा और जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है वो भी पूरा हमारा ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को सर्कुलेट करने के लिए भी हमें ब्लड चाहिए होता है। अगला पॉइंट है इसमें कि जो बॉडी में वेस्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें भी सर्कुलेशन चाहिए होता है, तो उसमें भी ब्लड हमारा हेल्प करता है। तो हम बात करने वाले हैं बॉडी के उन फ्लूइड्स की जो 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। पहला उसमें आता है ब्लड, दूसरा उसमें आता है टिश्यू फ्लूइड और तीसरा आता है लिम्फ। ब्लड क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड which circulates in the body from heart to different vessels, that is arteries, veins and capillaries. टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जो टिश्यूज के बीच के स्पेसेस में फिल्ड होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड जो बॉडी में फैलता है, बॉडी के लिम्फ वेसल्स में या लिम्फोइड ऑर्गन्स में लाइक स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स में सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब जो सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है ये 2 मैनर में हो सकता है, या तो क्लोज मैनर में या फिर ओपन मैनर में। क्लोज मैनर क्या होता है? अगर बॉडी का ब्लड बस फ्लो करे ब्लड वेसल्स में तो उसको हम बोलते हैं क्लोज मैनर। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड या जो ब्लड फ्लो करता है वो बस आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरी फ्लो करता है, दैट इज दे फ्लो इन द ओनली द ब्लड वेसल्स। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, इनमें क्या होता है? जो ब्लड फ्लो करता है वो ओपन सिस्टम में फ्लो करता है, मतलब कोई प्रॉपर वेसल नहीं है जिसमें ब्लड फ्लो करे, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है कि ब्लड होता क्या है, क्या क्या है इस ब्लड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि ब्लड इज नेवर स्टेशनरी, ब्लड कभी रुकता नहीं है, हमेशा फ्लो करता रहता है। ठीक है, और ब्लड का कलर 2 टाइप से हम कर सकते हैं, या तो ब्राइट रेड होगा या फिर डार्क रेड होगा। ब्राइट रेड फ्लो होता है ब्लड हमेशा आर्टरीज में, क्योंकि वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ब्राइट रेड इन कलर। लेकिन जो वेन्स है जिसमें होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अपीयर होता है एज डार्क रेड। लेकिन डायग्राम्स में हम क्या देखते हैं कि जो आर्टरीज है उसे हम बनाते हैं रेड कलर से और जो वेन्स बनाते हैं उसे हम बनाते हैं ब्लू कलर से। वो बस एक प्रेजेंटेशन है हमारे समझने के लिए। ये बॉडी में ऐसा नहीं है कि जो वेन्स में ब्लड है वो ब्लू होगा, ब्लड या तो डार्क रेड होगा या ब्राइट रेड होगा। आर्टरीज में ब्राइट रेड क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है और वेन्स में डार्क रेड क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, सो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ब्लड में मेनली 2 चीजें पाई जाती हैं। पहला प्लाज्मा, दैट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का 55 to 60% बनाता है। ब्लड में जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वो उसका 55 से 60% बनाता है और बाकी बचा वो बनाता है सेलुलर एलिमेंट्स। इसमें 3 सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हम दोनों कैटेगरीज को, प्लाज्मा को, एलिमेंट्स को अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या था? फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या है वो बात करते हैं। तो इस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, 2 to 3% इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और कुछ छोटे छोटे ट्रेसेस भी होते हैं अदर चीजों की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि डिफाइन द टर्म सीरम, कि सीरम क्या चीज होती है। तो लिख लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं कि सीरम क्या होता है? ऐसा प्लाज्मा जिसमें से मैंने प्रोटीन फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दिया है, उसको हम बोलते हैं सीरम।
द प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सीट। ठीक है, प्लाज्मा में इतना ही है, डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद बात करते हैं इसके सेलुलर एलिमेंट्स की, जो थे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो पहले हम बात करेंगे आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। तो हम इस आरबीसी का फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है, इसका नॉर्मल काउंट क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी एक सेलुलर एलिमेंट है ब्लड का, जिसकी शेप होती है बाइकॉनकेव, डिस्क लाइक होता है ये, जिसकी शेप बाइकॉनकेव है, जो सेंटर से तो फ्लैट होता है लेकिन साइड से थिकंड होता है। सेंटर से फ्लैट और साइड में थिक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप। इसके अंदर मैच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं होता। जब ये आरबीसी इमेच्योर होता है तो न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब इस आरबीसी का बहुत ही मेजर रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। पहले बात की थी हमने कि ब्लड का मेन रोल क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहीं से आ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा था वो आरबीसी की वजह से ही होता है। कैसे? हमें पता है कि एक पिगमेंट होता है आरबीसी के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इसमें जो हीम है वो एक आयरन पार्ट है और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है। इस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है कि ये अपने आप को बहुत ही आराम से बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ लंग्स के अंदर, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जिस टिश्यू को ये ऑक्सीजन चाहिए होता है वहां हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को वहां पर छोड़ देता है। और जहां जहां बॉडी में CO2 जनरेट हो रहा होता है, ये हीमोग्लोबिन वहां जाकर CO2 को बाइंड करता है अपने आप से, बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और लंग्स में आके उसको रिलीज कर देता है। तो ये था पार्ट आरबीसी का कि कैसे उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 में बाय फॉर्मिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये बात करी हमने कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं कि आरबीसी बनते कहां हैं। तो आरबीसी बनते हैं हमारे बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में। जितनी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनके बोन मैरो में हमारे आरबीसी बनते हैं। छोटे बच्चों में आरबीसी हमारे लिवर और स्प्लीन में भी बनते हैं, वो अलग चीज है, छोटे बच्चों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अडल्ट्स की। तो अडल्ट्स के अंदर बोन मैरो में बनते हैं हमारे आरबीसी। इसकी जो लाइफ टाइम है कि कितने दिन जिंदा रहता है वो है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। लाइफ स्पेन कितना है इसका? 120 डेज। उसके बाद ये मर जाते हैं, और मरते कहां पर जाके? स्प्लीन या फिर लिवर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नॉर्मल काउंट क्या होता है। तो नॉर्मल काउंट इसका होता है 4.5 से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 4.5 से 6.5 मिलियन आरबीसीज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैच्योर आरबीसी के अंदर 3 चीजें एब्सेंट होती हैं जो बेसिक सेल में हमें पाई जाती हैं, लेकिन मैच्योर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है इसमें 3 चीजें एब्सेंट होती हैं। वो है पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये न्यूक्लियस का आरबीसी के अंदर नहीं होना, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं होना और ईआर का नहीं होना बहुत ही मेजरली हेल्प करता है आरबीसी को कि वो अपने फंक्शनिंग में एफिशिएंट हो सके। कैसे? जो न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर, उसकी वजह से उसकी शेप हो जाती है बायकॉन्केव, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो काफी बढ़ जाता है, जिससे वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है। काफी कम स्पेस में बहुत सारे आरबीसी को वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये काम था न्यूक्लियस ना होने का। दूसरा आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता। एज वी नो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो ऑक्सीजन अपने आप में ही यूज कर लेगा, वो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वो पहले उसको खुद यूज कर लेगा। इसलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ताकि ऑक्सीजन को वो यूज ना करे, सारा का सारा वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके आए। और तीसरा, इसमें ईआर क्यों नहीं होता? ईआर ना होने की वजह से काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है, ताकि ये आराम से अपने आप को स्मॉल कैपिलरीज के अंदर से भी आराम से निकाल सकता है। तो ये 3 फंक्शन थे इसके कि क्यों इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर नहीं होता। सेकंड हमारा आता है WBC, विच स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो इसका काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें इसकी लाइफ स्पेन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है,
वो सब पढ़ेंगे हम। तो पहले बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इट इज अमीबॉइड शेप, मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है इसकी, अमीबा लाइक शेप का होता है। ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन होती है अबाउट 2 वीक्स। ठीक है, इसकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है, 2 वीक तक चलती है, उससे ऊपर नहीं चलता। इसका नॉर्मल काउंट होता है 5000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर 5000 से 8000 WBC हो सकते हैं। बनते कहाँ हैं, वही बनते हैं बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये 2 टाइप के होते हैं, ग्रैनुलर और एग्रैनुलर। ग्रैनुलर में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल एंड बेसोफिल, जिसे हम शॉर्ट में याद करते हैं NAB, NEB, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका फंक्शन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन या रोल ऑफ न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल एंड बेसोफिल। तो याद रखना कि जो इसमें होते हैं न्यूट्रोफिल, वो क्या करते हैं, वो करते हैं इंगल्फ बैक्टीरिया। तो जो पहला था न्यूट्रोफिल, उसका काम क्या था, फेगोसाइटोसिस। दूसरा है इसेनोफिल, उसका भी सेम रोल है, ये भी इंगल्फ करता है बैक्टीरिया को, विच इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और तीसरा जो है दैट इज बेसोफिल, उसका काम होता है रिलीज द केमिकल मीडिएटर हिस्टामिन। हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर है, मतलब जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ये काम किसका है, बेसोफिल का। क्या करता है, ये रिलीज करता है हिस्टामिन, जो हमारी वेसल्स को डायलेट कर देती है। तो ये थे हमारे 3 ग्रैनुलर टाइप ऑफ WBC। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल। इसका फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा हमारा आता है ए ग्रैनुलर टाइप, जिसमें 2 आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसमें लिम्फोसाइट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन क्या है उसका, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो भी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है वो कौन बनाता है, लिम्फोसाइट ही बनाता है। तो अब हमारा आता है व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ WBC, कि क्या रोल है WBC का बॉडी के अंदर। तो WBC का मेनली 3 रोल आते हैं। पहला आता है फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी बॉडी में जहां भी इंजरी होती है, तो WBC जो होते हैं वो ब्लड वेसल से या कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो जाते हैं या ऊज आउट हो जाते हैं। WBC क्या करते हैं, ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायापेडेसिस। द ओजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड डायापेडेसिस। और जहां भी इंजरी हुई है ये वहां पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया या जो भी इन्वेडिंग सब्सटेंस है उसको इंगल्फ कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये बहुत ही मेजर रोल है टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन। क्या, फैगोसाइटोसिस। क्या होता है इसके अंदर, WBC क्या करते हैं, जब भी इंजरी या जब भी कोई चीज प्रॉब्लम होती है बॉडी को, ये ब्लड वेसल्स से स्क्वीज आउट हो जाते हैं और जहां भी इंजरी हो रही है वहां पर जाके उस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। दूसरा काम है इसका इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक जगह पर जहां भी इंजरी होती है वहां पर लोकल हीट प्रोड्यूस होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इससे क्या होता है, वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे वहां पर हीलिंग का रेट काफी इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड काम है इसका प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बॉडी में जब भी कोई जर्म आता है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, वो रोल किसका है, WBC का ही होता है। और तीसरा हमारा एलिमेंट है लास्ट इसके अंदर, जो कि है प्लेटलेट्स, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इसका बहुत ही मेजर रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। एज वी ऑल नो, क्लॉटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर बॉडी में क्लॉट नहीं बनेंगे टाइम पर तो बॉडी का जो ब्लड है, जो ब्लड वॉल्यूम है, वो काफी लॉस हो सकती है इंजरी के टाइम पे। इसलिए क्लॉट बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या मैकेनिज्म है जिससे ब्लड क्लॉट बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जब भी बॉडी में इंजरी होती है तो इंजर्ड सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, जो एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको बनाया जाता है थ्रोम्बिन विच इज इट्स एक्टिव फॉर्म। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस भी आते हैं। तो जब हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन पे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस, वो बन जाता है थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन एक्ट करता है एज अ एंजाइम और क्या करता है, कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में। ठीक है, और ये फिब्रिन जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं RBC के साथ, ये बना देते हैं हमारा क्लॉट। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे बॉडी में क्लॉट बनता है। क्या हुआ,
injured tissues and platelets release thromboplastin. Thromboplastin acts on prothrombin to convert into thrombin. Thrombin acts as an enzyme and convert fibrinogen to fibrin. Fibrin plus RBCs makes a clot. तो ये था हमारा क्लॉट मैकेनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम अ डोनर टू रेसिपिएंट ऑफ द ब्लड. जब भी ब्लड को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड का ट्रांसफ्यूजन. ये कब को कहीं चाहिए होता है हमें? जब बॉडी में या तो ब्लड की कमी हो जाए, किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड का लॉस हो जाए, या जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड होना चाहिए वो कम हो जाए. तो उस टाइम पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कर सकते हैं. ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हम पहले ब्लड की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि वो दोनों ब्लड कंपैटिबल है या नहीं है. उसके लिए पता होना चाहिए उस ब्लड का ब्लड ग्रुप. तो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. तो मेनली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ सिस्टम के अंदर. ठीक है. हम पढ़ने वाले हैं पहले कि एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड के कितने ग्रुप्स होते हैं. तो एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड के 4 ग्रुप्स होते हैं. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. ये डिपेंड करता है कि उस ब्लड के आरबीसी के ऊपर कौन सा प्रोटीन लगा हुआ है जिसको हम एंटीजन बोल सकते हैं. ठीक है. ब्लड की आरबीसी पे कौन सा एंटीजन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड ग्रुप हम डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ब्लड में प्रोटीन या एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा ग्रुप ए. अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी. अगर मेरी बॉडी में एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है तो ब्लड ग्रुप होगा ग्रुप ए बी. और बॉडी में एंटीजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा ओ. ठीक है. अब एक बात और है, इसके अंदर जो बॉडी में एंटीजन होता है उसका जस्ट अपोजिट उसकी एंटीबॉडी होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगी एंटी बी. अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगी एंटी ए. अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी. और अगर मेरे पास एंटीजन की लैक है, एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी. ठीक है. मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप होगा और जो एंटीजन है उसका अगेंस्ट या उसका उल्टा क्या होगा, हमारा एंटीबॉडी होगा. सेकेंड सिस्टम आता है इसमें आरएस सिस्टम. आरएस स्टैंड्स फॉर रेसिस सिस्टम. एक रेसिस मंकी था जिसमें हमने फाइंड किया कि एक अलग से एंटीजन होता है जिसे हम बोल सकते हैं एंटीजन डी. अगर वो प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव. अगर वो नहीं है तो इसे हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव. एबीओ के साथ साथ हम आरएच को भी चेक करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, क्योंकि अगर इसकी इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दूं आरएच नेगेटिव ब्लड के अंदर, तो जो आरएच नेगेटिव वाली बॉडी है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और फॉर द सेकेंड ट्रांसफ्यूजन वो एंटीबॉडीज एंटीजन को मार सकती है.